नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से दानिश कनेरिया, पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर। और दानिश, बहुत बहुत वेलकम। आप आज जुड़ गए हमारे साथ। पहले ही जानना चाहूंगा कि क्या हाल है, वहाँ सब ठीक तो है, खैरियत है सब कुछ? जी हाँ, सबसे पहले नमस्कार, जय श्री राम सबको। और ये कि तो थैंक यू वेरी मच। और ये यहाँ पर जिस तरह आपको पता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड लॉकडाउन है, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन है, लेकिन सैटरडे से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि लॉकडाउन में तो नरमी आएगी, और तो आज से जो है थोड़ी नरमी आई है लॉकडाउन के अंदर। जो स्मॉल मार्केट्स है, ये दुकानें वगैरह हैं, उनको खोला गया है। लेकिन अपना जो मेन चीज़ है इसके अंदर है, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है तो दोनों तरफ, लेकिन मेन चीज़ है कि हम सबको मिलके डिसिप्लिन होना है, क्योंकि जब तक हम नहीं होंगे डिसिप्लिन तो ये सब चीज़ें इसी तरह से तो चलती रहेगी और प्रॉब्लम्स हमें खुद फेस करनी पड़ेगी फिर। दानिश, हर रोज के जो शेड्यूल है उसमें कितना बदलाव आया है? नया कुछ सीख रहे हैं आप? और भाभी को कुछ हेल्प कर रहे हैं? क्या हाल है? मतलब आज कितने बजे उठा, क्या ब्रेकफास्ट कर लिया या फिर लंच खाकर मतलब आप बैठ रहे हैं, क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल अपना ये है कि मैं सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन इतना अर्ली नहीं, अराउंड अबाउट 10:30 तक उठ के जो अपना नॉर्मल रूटीन, क्योंकि सबसे पहले जो है तो पूजा पाठ करके फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा हेल्प वो नहीं करता हूँ कि एकदम से जैसे सीरियल वगैरह ले लिया, चाय पी ली, और फिर उसके बाद ये कि लंच आवर के अंदर, क्योंकि बच्चों के सारी छुट्टियां हैं, बच्चे भी लेट आवर तक सो के उठते, लेट आवर तक जागते वो, तो फिर ये कि लंच वगैरह फिर हम साथ करते हैं। अरे मैं जब बात कर रहा था मेरी बच्ची से, वो उन्होंने कहा कि दानिश भाई से जब बात कर रहे हैं तो उनको बताइए अगले बार जब इंडिया आएंगे जरूर कोई गुजराती जो स्नैक्स है वो लेके आने के लिए कहिए, क्योंकि 4-5 घंटे का ही तो फ्लाइट रहता है, दुबई होके आए या फिर डायरेक्ट फ्लाइट से। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरी वाइफ बड़ी ज़बरदस्त कुक है, वो अपना गुजराती खाने बनाती है, लेकिन ख़ास तौर से जो हमारे अहमदाबाद में जो गुजराती खाने हम बनते हैं और मिलते हैं, हमने मैं जब आया था फैमिली के साथ तो हमने खाए थे तो बड़ा मज़ा आया था। लेकिन ये है कि मेरी वाइफ भी बड़ा ज़बरदस्त ढोकरा जो है, गुजराती फेवरेट जो कहते हैं ढोकरा, जो बनाते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त बनाती है। तो ज़रूर जब आना हुआ इंडिया तो लेके आएंगे और फैमिली के साथ बैठ के खाएंगे। तो आपने देखा, आप कभी भी कोई वीडियो बनाते हैं आपके यूट्यूब चैनल के लिए, काफी पॉपुलर होता है इंडिया में, और ज्यादातर कमेंट बॉक्स में वो फैंस है आपके, जो फैंस है इंडिया में, वो कहते रहते हैं कि भाईजान आप इंडिया आ जाइए, इंडिया में रहिए, और यहाँ आप वीजा ले सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। तो कुछ कुछ प्लान है आगे, क्योंकि आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं वो इंडिया में रहते हैं, मुंबई में और सूरत में। तो कुछ प्लान्स है आपका? देखिए, बेसिकली मेरे कोई फैमिली या रिलेटिव्स तो नहीं है, लेकिन ये है कि फ्रेंड सर्कल, फैमिली फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है अपना, ख़ास तौर से अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर। तो ये है कि लोग बहुत कहते हैं, लेकिन देखिए मेन चीज़ ये है कि वक्त कहाँ लेके जाता है किसी को नहीं पता, कि कल उठ के क्या होने वाला है, क्या चीज़ हो सकती है। ये है कि जब भी आना हुआ तो ज़रूर आएंगे, और अपना जो है वहाँ पर, क्योंकि हमारे काफ़ी जो हमारा जो धाम है, अगर कहते हैं कि मंदिर हैं बहुत सारी, वहाँ पर पूजाओं की जगह है, तो हम लोग अक्सर वहाँ पर जो है, जब भी मैं आया पहले तो टूर किया पाकिस्तान टीम के साथ, उसके बाद फैमिली के साथ आया जो वहाँ पर यात्रा करने के लिए। लेकिन ये है कि आने का बड़ा मन होता है वहाँ पर अपना यात्रा वगैरह करने का, और जो फैंस की बात है वो देखते हैं कि वक्त कहाँ लेके जाते हैं और किस तरह से सिचुएशन बनती है सारी चीज़ों की, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं, एक्चुअली वो बात करते हैं क्योंकि मैं अपना जो एक लड़ाई लड़ रहा हूँ अपनी, वो सिंगल हैंडेडली लड़ रहा हूँ, क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा है मेरा। जो मेरी रिक्वेस्ट रही है, मैंने हर जगह रिक्वेस्ट की है, इवन कि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो है पाकिस्तान नेशनल, वो डिफरेंट थिंग है। आई रिप्रेजेंटेड माई कंट्री, और आज जो भी हूँ पाकिस्तान ने मुझे नाम दिया भाई, आप अगर देखें, बिकॉज मैंने उनकी तरफ से खेला, इतने अरसा तक खेला, और बीइंग द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे उनकी वजह से जान पहचान दुनिया भर में है, लोग जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला आई डोंट नो। लेकिन ये है कि ऑलवेज जब भी मैं आया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है इंडिया के अंदर, और इंडिया की आवाम बहुत ज़्यादा प्यार देती है हमेशा ही। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू भगवान, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर दैट।
दानिश, ये बताइए कि आप किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इससे पहले भी आपने बताया, लेकिन अगर वापस बताए कि फिलहाल किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जो जो आपने कहा कि आपकी लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन की जो बात आती है ना बार बार, वो आती है कि देखिए, डिस्क्रिमिनेशन होता है एक रिलीजन का होता है और एक इंसान के साथ होता है, एक प्लेयर के साथ होता है कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ ये बात, बहुत सारे लोग भी ये बात कर चुके हैं, कहते भी है कि मुझे सिंगल आउट कर दिया गया। अगर उसको इन बेटर वे से आप उसको वो करें, देखें, तो सिंगल आउट कर दिया गया है। मेरी जो लड़ाई है, क्योंकि एक सवाल आता है वो बार बार जन्म लेता है और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं होता है, तो वहां पर आके यहाँ पर भी जो मीडिया है वो काफी उसको गलत तरीके से वो करती है कि ये बार बार आके रिलीजन कार्ड प्ले करता है। मैं कभी भी रिलीजन कार्ड प्ले नहीं करता हूँ, ना मैं डिस्क्रिमिनेशन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से मेरे साथ ट्रीट कर रहा है, सिंगल आउट कर दिया है, तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन है। वो आई एम फेसिंग कि एटलीस्ट हमारे यहाँ पर भी जो माइनॉरिटीज मिनिस्टर्स है, वो सारे मिनिस्टर्स वगैरह है, दे इवन नॉट कमिंग फॉरवर्ड। वो भी मुझे आके हेल्प नहीं कर रहे, कि आवाज नहीं उठा रहे मेरे लिए। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बिकॉज मैंने 60 के ऊपर टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन एटलीस्ट जो मेरा केस है, सारी चीजें हैं जो पास में हुआ, फिर उसके बाद मैंने आके बीच में एक्सेप्ट किया। लेकिन जिन लड़कों के साथ जिस तरह से सलूक किया गया, उनको लेके आ गए, उनके ऊपर तो मेरे से बहुत ज्यादा बड़े बड़े इल्जाम भी लगे थे, एविडेंस भी थे, सारी चीजें थी। लेकिन उनको लेके आए ना, उनको सारी चीज उनके साथ जो केस के अंदर इंटरवेन किया। लेकिन मेरे मामला में मुझे सिंगल आउट कर दिया। मुझे आपने कह दिया शुरू से कि ये आपका पर्सनल मैटर है। तो जो पर्सनल मैटर आप बात करते हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होता है, तो उससे क्या लगता है, आज अगर इंडिया में अगर इंडियन प्लेयर कोई भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है और उसके ऊपर कोई भी एक चीज आती है, एलिगेशन आती है, क्या बीसीसीआई उसको सिंगल आउट कर देगा? क्या उसको बोल देगा ये आपका पर्सनल मैटर है, यू डील विथ योर सेल्फ? इस तरह तो नहीं करेगा। मेरे नहीं ख्याल से कोई भी बोर्ड इस तरह से करना चाहेगा। और फिर जब हेल्प मांगने जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर एज अ प्लेयर मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? और फिर उसके लिए जो जवाब या कोई भी सवाल उठता है, वो यही उठता है कि यार ये आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? रीजंस बता देना, रीजंस तो होने चाहिए कोई ना कोई। दानिश, ये बताइए कि फिलहाल जो कोरोना सिचुएशन है, अ, जी। वहाँ जो माइनॉरिटीज है वो तो सब खैरियत है, सही है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही। नहीं नहीं, बिल्कुल अपना ये है कि यहाँ पर काफ़ी 2-3 फाउंडेशन है, वो अपना लुक आफ्टर कर रही है। शुरू में इस तरह से न्यूज़ आई थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो गलत न्यूज़ भी थी, क्योंकि आपको पता है कि इतने ज़्यादा चैनल्स वगैरह है और सारी चीज़ें हैं कि वो चीज़ें आ जाती है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों को सारी चीज़ें से दे आर गेटिंग इट, बिकॉज ये है कि अगर आप देखें कि अगर यहाँ पर भी एवरी जो हमारे इलाके में, खुद एक जो है फाउंडेशन के साथ जुड़ा था, और मैंने अपने जगहों पे जाके जो हैं लोगों जो हैं माइनॉरिटीज लोग हैं उनको जाकर राशन वगैरह दिया था। तो ये है कि एवरीबडी इज लुक आफ्टर वेरी वेल, और वो अपना जो है उनको सारी चीज़ें डिफरेंट जो फंड रेजर्स है, जैसे हमारी एक फंड रेजरिंग है, वो उनको लुक आफ्टर कर रही है पूरे पाकिस्तान में। तो इस तरीके से दूसरे भी फंड रेजर्स है, वो भी तो जो है हेल्प आउट कर रहे हैं, जितना हो सकता है जिससे वो उतना कर रहे हैं मदद। चलिए दानिश, आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत बनाम पाकिस्तान मैचों की यादें। आपने पाकिस्तान की तरफ से 61 टेस्ट मैचों में 261 विकेट लिया। 15 बार ऐसा हुआ कि 5 विकेट आपने एक इनिंग्स में लिया, 2 विकेट 10 बार, 10 विकेट 2 बार। तो कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। तो आप ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान मैचों का अगर यादें आप अगर शेयर करें दर्शकों के साथ, तो कौन सा वो मैच होगा जिसको आप सबसे आगे रखना चाहते हैं? ऐसा कोई कहानी जो कि आप बताना चाहेंगे, जो कि शायद शायद ही दर्शकों को पता हो, ऐसा कोई कहानी जो कि अनसुनी कुछ कहानी है, तो आप शायद आज बताना चाहेंगे दर्शकों को, और भारत और पाकिस्तान मैचों के साथ जुड़े हुए कुछ। देखिए, पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच हुआ है तो प्रेशर मैच होता है दोनों तरफ, प्लेयर्स के ऊपर खास तौर से, और मेरे पर तो डबल प्रेशर होता था जब भी मैं खेला हूँ। क्योंकि आप इसको आप ये पता है कि प्लेयरों को तो दोनों तरफ का ये पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है। इन अ नाइट यू कैन बिकम अ स्टार, और इन अ नाइट योर कैरियर इज फिनिश अगर परफॉर्म नहीं होता है। बहुत प्रेशर होता है। पूरी दुनिया, हम जो है ना कहते हैं ना कि एशेज है,
लेकिन एशेज से बढ़कर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होती है। पहले तो हम लोग बायलैटरल सीरीज खेलते थे, 2005 से हमने शुरू की थी खेलना। और जब मैंने इंडिया के अगेंस्ट खेला, जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, तो बहुत सारे मैचेस खेले, जिसके अंदर यादगार मैचेस अगर आप बात करें तो वाहिद जो यादगार, क्योंकि अक्सर ऐसे मैच हुए कि हम जो है हमारी टीम ने बहुत शिकस्त भी ली है उसके अंदर, लेकिन वहाँ पर बैट्समैनों ने सहवाग की अगर आप बात करें, जिसने मुल्तान में, क्योंकि वो टेस्ट मैंने खेला था, जिसने 200 प्लस रन्स कर दिए थे, बहुत मारा था। और फिर उसके बाद पिंडी के अंदर राहुल द्रविड़ की 200 प्लस की इनिंग थी। तो ये सब बहुत जबरदस्त प्लेयरों को बॉल करके। लेकिन जो यादगार सबसे मैच रहता है मेरे लिए इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक रहता है बेंगलोर का टेस्ट मैच। बेंगलोर का टेस्ट मैच, क्योंकि वो एक ऐसी सीरीज थी और इस 2005। तरह की 2005 बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना वहाँ पे कि हमें वो तो जीतना था, क्योंकि ड्रॉ हो जाएगी सीरीज, अगर हार जाते तो हम सीरीज हार जाते, क्योंकि पहला मैच जो है इंडिया ऑलमोस्ट जीत रहा था मोहाली के अंदर, लेकिन वहां पर ब्रिलियंस बैटिंग ऑफ अब्दुल रजाक और कामरान अकमल की बिल्कुल पार्टनरशिप 6 लगी। विकेट गिर गया था, मुझे याद है कि आखिरी दिन विकेट ही नहीं गया। हाँ, आखिरी दिन विकेट ही नहीं गया, उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की और वहाँ पाकिस्तान सेव हुआ टेस्ट मैच। फिर उसके बाद हम ईडन गार्डन में जब भी खेले, क्राउड इज अमेजिंग ओवर देयर, बिकॉज 80,000 पीपल इन अ टेस्ट मैच एवरी डे वहाँ होता है, और इतना क्राउड होता है, इतना शोर होता है कि वहाँ खेलने का जो एटमॉस्फेयर है वही डिफरेंट होता है। लेकिन ईडन गार्डन में कुंबले ने वहाँ पर मेन विकेट लिया था, यूनुस खान का, फिर था यूसुफ का। फिर उसके बाद जो है हम वाला टेस्ट मैच हार गए थे। फिर उसके बेंगलोर टेस्ट मैच से पहले जो हमारी टीम मीटिंग होती है, तो हमारे मैनेजर होते थे सलीम अल्ताफ साहब, तो वो भी एक्स टेस्ट क्रिकेटर थे पाकिस्तान के। तो उन्होंने जो मीटिंग की थी ना, उस मीटिंग में बड़ी धुआंधार मीटिंग की थी उन्होंने। तो उसके अंदर उन्होंने कोई प्लेयर को छोड़ा नहीं था, उन्होंने एक एक प्लेयर का नाम लेके उसको आप समझ ले के क्रिटिसाइज किया। लेकिन इन क्रिटिसाइज हुए वो हमने उस टाइम पर तो बहुत बुरा लगा, लेकिन उसको हमने पॉजिटिव बनाया। जब मैच खत्म हुआ, जब हमें पता चला कि इन्होंने हमें, एक मोटिवेशन स्पीक होती है और एक होता है कि आप क्रिटिक्स उसको बता के, प्लेयर को बता के उसका मोटिवेशन जगाते हैं, उसके अंदर का जो सोया हुआ जो होता है, शेर होता है, उसको एकदम से जगाते हैं। तो मेरे ख्याल से सलीम अल्ताफ साहब ने जिस तरह से, इंजी भाई हो गए, इंजी भाई तो कैप्टन थे, तो उनको, यूनुस खान वाइस कैप्टन थे, उनको, मुझे और बाकी प्लेयरों को जिस तरह से बातें सुनाई और बताया, गिनवाया कि इतने ये है वो है। और फिर हमारी जो परफॉर्मेंस रही बेंगलोर में, क्योंकि बड़ा प्रेशर था उस दिन, बेंगलोर के टेस्ट मैच से पहले जब दिन स्टार्ट था, तो उस दिन तो नींद भी नहीं आ रही थी कि पूरे टेस्ट मैच में कि यार ये टेस्ट मैच निकल ना जाए किसी का। लेकिन उसके बाद ये कि पहली इनिंग में मैंने 5 आउट किए, परफॉर्मेंस दिया। फिर उसके बाद यूनुस खान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, 200 की, इंजी भाई ने रन किए। तो जिन जिन प्लेयर को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन सब ने परफॉर्म भी किया, रन भी किया। क्योंकि उस टाइम पर हमारे कोच थे तो बॉब वुलमर मरूम, ही वाज द वेरी गुड कोच। लेकिन जो टीम कॉम्बिनेशन बनाया था बॉब ने और फिर उसके बाद इंजी भाई ने, और जिस तरह से लड़कों ने परफॉर्म किया, पहली इनिंग में 5 आउट, फिर आखिरी, और मेन चीज़ थी आखिरी दिन जब प्ले था, सिर्फ 2 ओवर रह गए थे, और मुझे याद है कि बालाजी बैटिंग करने आए थे आखिरी विकेट, और 2 ओवर रह गए थे, और मेरे पास एक ही ओवर था जिसके अंदर एक विकेट लेनी थी, अगली तरफ से किसी और ने बोला था। लेकिन इंजी भाई ने मुझे बोला कि भाई ये एक ओवर है तेरा, इसमें विकेट चाहिए कुछ भी हो जाए, क्योंकि 2 ओवर रह गए, मैंडेटरी ओवर भी खत्म हो गए थे। तो वो यादगार इसके लिए था कि एक तो क्राउड था, एवरीबडी वाज प्रेइंग, और वहां पर इतना ज्यादा बजिंग थी और इतना ज्यादा वो था कि कुछ भी हो सकता है। तो वो बड़ा लम्हा याद रहता है जब आखिरी विकेट लिया, एक पाकिस्तान टीम की विक्ट्री हुई। और फिर उस टूर के ऊपर 2005 के, क्योंकि मेरा पहला टूर था इंडिया का, और ये प्रेशर टूर था मेरे लिए, बिकॉज, और क्योंकि इंडियन बैट्समैन दे प्ले स्पिन वेरी वेल, वन ऑफ द बेस्ट स्पिन प्लेइंग बैट्समैन इंडिया के पास है उस टाइम पर। अगर इंडिया की बैटिंग लाइन देखें आप, तो वेरी स्ट्रॉन्ग, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, गांगुली, फिर बीच में जो है धोनी आते थे, युवराज सिंह, तो दे वर मैं स्ट्रॉन्ग सीरीज बैटिंग कवर लाइन। किया था, मुझे याद है वनडे मैच था कानपुर में। जी तो तो वो मैच पाकिस्तान शाहिद अफरीदी काफी अच्छा खेला था उस मैच में। तो बॉब वुलमर, वो मैक रॉबर्ट हॉस्पिटल बोल के एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ जी राना नाविदुल हसन शायद उनके साथ गया, और एक दो क्रिकेटर गया था, तो मैं भी गया था वो, क्योंकि बॉब उल्मर वाज बोर्न इन दैट हॉस्पिटल। तो बॉब उल्मर के साथ ये काफी अच्छा याद है मेरा, मैं हर रोज बात होता था वो सीरीज में। तो क्या आपको लगता है बॉब उल्मर 2 साल के बाद उनका जो देहांत हो गया, वो तो मिस्टीरियस डेथ, क्या इतने साल के बाद आपको लगता है उसमें कुछ कुछ गलत कुछ था जो जिसका
मतलब जो रहस्य, जो सवाल है लोगों के मन में है, जो सवाल उसका उसका कोई आंसर सामने नहीं आया है, इतना मिस्ट्री है वो द डेथ, वो सामने नहीं आया है, तो आपको लगता है कि कुछ कुछ गलत कुछ हुआ था तब? I think the best person to answer this question will be the ICC and the people who have investigated in that case. हमें एज अ प्लेयर जब हम थे तो हमारे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि क्या हो गया अचानक से। फिर जिस तरह से एवरीडे पुलिस आती थी, क्वेश्चन पूरी टीम के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन चलते थे, सारी चीज़ें पूछना, ये वो करना। फिर एंड ऑफ द डे जो है, फिर उन्होंने मेरे ख्याल से डिसाइड किया कि इट वाज अ नेचुरल डेथ। और देखे जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुई और सारी बातें हुई, उसमें तो यही आया कि नेचुरल डेथ हुई है। लेकिन अगर उसके अंदर जैसे आप न्यूज़ है, आप लोग के पास कुछ ऐसी चीज़ है, आप लोग के सवाल है, तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द आईसीसी विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर एंड क्लियरिफाई योर क्वेश्चन अबाउट ऑन दिस। हमें तो जहाँ तक पूछा गया था, जो चीज़ें थी हमने सामने रख दी थी। उसके बाद चीज़ें चलती गई और उन्होंने एक डिक्लेयर किया। मेरे ख्याल से उस टाइम पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो मार्क शील्ड थे, आईसीसी ने उनको रखा था। तो वो he will be the best person to answer the question कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। महेश भाई, आपने बैंगलोर टेस्ट मैच की जिक्र की, और 2007 में मुझे याद है वापस से बैंगलोर में मैच था, और दादा जो है सौरव गांगुली बहुत पिटाई पाकिस्तानी बॉलर्स का। आपने ही उनका विकेट लिया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने 239 रन बनाए थे पहले इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में 91। तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था, और मुझे याद है पाकिस्तान को 36 ओवर दूसरे इनिंग्स में बैटिंग करना था, लेकिन 7 विकेट चला गया। तो उस मैच के बारे में कुछ याद है? 2007 का वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो 2007 में मेरे ख्याल से इंडिया जिस वाला भारत मैच जीत गया था। हाँ, भारत टीम जीत गई थी, क्योंकि अनिल कुंबले ने आके जिस तरह बॉलिंग की थी सेकंड इनिंग में बेंगलोर की विकेट पे, और वहां पर हमारे बैट्समैन कोई टेक नहीं सके और वो मैच हम हार गए थे। आई कैन रियली, मुझे याद है क्योंकि ईशांत शर्मा ने भी आउट किए थे उस विकेट पे, और विकेट पे काफी क्रैक्स हो गए थे। और वो ईशांत शर्मा ने बड़ा जबरदस्त स्पेल किया था वहां पे, और अनिल कुंबले ने आउट किया था। दादा ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली थी, इवन के युवराज ने भी नीचे से आके रन किए थे। तो 2007 का बिल्कुल याद है वो, याद है। दादा वाज एक्सीलेंट प्लेयर यार, वेर एवर जब भी वो आते, जब उन्होंने अपना कैरियर भी शुरू किया था, जब उन्होंने अपने इंग्लैंड में कैरियर शुरू किया था, तब से उनकी क्लास और जो वो जिस एलिगेंस से खेलते थे, तो आई वाज द फैन ऑफ हिम। और जिस तरह से उनको आउट भी किया है मैंने। लेकिन जिस तरह से दादा ने इंडियन क्रिकेट को, अगर आप बात करें कि चेंज किया, और जो इंडियन क्रिकेट टीम दादा की कप्तानी से पहले थी, ये नहीं कि उनके जो पहले कप्तान थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन जो दादा ने टीम के अंदर एक जान भरी और उनको जो है फाइटिंग वाली स्पिरिट दिखाई, और एक वो लेके आए, चेंज रेवोल्यूशन लेके आए, जिसको फॉलो अप किया गया धोनी ने, और अभी विराट कोहली उसको लेके चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो चेंज लाई इंडियन टीम में और जो खेलने का अंदाज चेंज हुआ, आई थिंक दादा वाज द मेन प्लेयर कि उन्होंने अपना चेंज किया इस टीम को। तो आप आपके नजर में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है भारतीय टीम के, आप बात जिनके खिलाफ खेला या फिर जिनका क्रिकेट आपने देखा? देखिए, जिनका मैंने क्रिकेट खेला और देखा एज अ कैप्टन, सौरव गांगुली को मैंने देखा। फिर उसके बाद एज अ टाइम गोज ऑन, एम एस धोनी की अगर आप देखिए कि उनकी कप्तानी के अगेंस्ट हमारा मैच नहीं हुआ, मैं नहीं खेला, लेकिन जब जब उनके मैचेस देखे और उन्हें जिस तरह टीम को लेके चले, वर्ल्ड कप जिताया, T20 वर्ल्ड कप जिताया, बहुत सारी ग्लोरीज दी इंडिया को, और जिस तरह टीम में बदलाव लेके आए। मेन चीज़ है कि आप, एम एस धोनी ने स्टिक ऑन नहीं किया उन प्लेयरों के साथ। वो समझते रहे कि अगर एक प्लेयर मुझे रन करके देता है 20, लेकिन फील्डिंग के अंदर 25 रन दे देता है, तो वो मेरे लिए फायदे नहीं होगा। तो उसने वो चेंजेस करी टीम के अंदर। उन्होंने अपने टॉप प्लेयर्स के साथ भी वो किया कि इस तरह से चेंजेस लेके आए कि एक वो बनाई, बेस्ट टीम बनाई, वर्ल्ड कप जीता। तो मेरे ख्याल से सौरव गांगुली और एम एस धोनी बड़े जबरदस्त कप्तान रहे अभी तक। आपके आपके जो बच्चे हैं वो जब घर पर क्रिकेट देखते हैं, भारतीय टीम का मैच वो देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो वो क्या कहते हैं कि पापा नहीं, आप इनके खिलाफ अगर गेंदबाजी करते तो इसको कभी नहीं आउट कर सकते? तो ऐसे कोई बल्लेबाज है उनको लगता है कि नहीं, उनका आउट करना नामुमकिन, पापा के लिए भी नामुमकिन? देखिए 2005 में जब इंडिया के
खिलाफ सीरीज थी, तो मेरा फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ, मेरी तो बेटी बॉर्न हुई, तो इसके लिए मेरे लिए लकी चार्म रही और उसकी वजह से परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। फिर मेरा सेकंड बेटा है, अ, नदेश नाम है उसका, तो वो अक्सर अभी क्योंकि बड़ा हो रहा है, वो देखता है यूट्यूब पे देखता रहता है, तो वो बात हम करते रहते हैं कि विराट कोहली को अगर बॉलिंग आप करते तो कैसे आउट करते हो उसको। तो पास की जो वीडियोस वगैरह वो अक्सर देखते रहते हैं, तो वो बात करते रहते हैं। लेकिन ये कि आई विश के जो मामलात हुए, अगर मैं अभी खेल रहा होता तो वो जो आपने सवाल किया वो बेहतर अंदाज से का जवाब मैं था दे पाता। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ के जो फैंस है, जो दर्शक है, जो बहुत सारे जो सोशल मीडिया में आप जो वीडियो पोस्ट करते हैं वो भी कहते हैं कि अब इंडिया आ जाइए, कुछ यहाँ रह जाइए। तो क्या कोई इरादा है कि आप कभी अप्लाई करेंगे यहाँ बॉलिंग कोच बनने के लिए, स्पिन बॉलिंग कोच, या फिर कोई फ्रेंचाइज जो टीम है आईपीएल में, कुछ इरादा है आपके कि आप किसी से बात करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल इरादा है, और अपना आई विल लव टू डू अ कोचिंग फॉर एनी फ्रेंचाइज टीम ऑफ आईपीएल, और इंडिया की डोमेस्टिक टीम हो गई, कोई भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए अगर मुझे तैयार है तो आई विल लव टू डू दैट। और मैं अपना जो जो मेरे अंदर लेग स्पिन जो मैंने सीखी है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मैंने उसकी लेग स्पिन से आउट की है, जो मैं हुनर है मेरे पास, वो बेसिकली डिलीवर करना चाहता हूँ। और इंडिया में तो स्पिनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पिनर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो आई वुड लव टू डू द कोचिंग, और एनी एनी प्लेटफॉर्म अगर मुझे अगर मिलता है वहाँ पर कोचिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आई विल लव टू डू दैट टू एनी फ्रेंचाइज, टू एनी ओनर दे वांट टू हैव अ कांटेक्ट विद मी, सो आई विल लव टू डू दैट। दानिश भाई, बहुत जबरदस्त। तो आखिर में वही आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगले बार जब इंडिया आएंगे जरूर वो गुजराती स्नैक्स जरूर लेके आना। ज्यादा जी टाइम तो जी नहीं बिल लगता। नहीं नहीं, हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और मैं टाइट बॉक्स में लेके भी लेके आएंगे आऊँ। तो सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जब आने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि इस दिन मैं आ रहा हूँ। पहले तो यही प्रार्थना है कि ये हम नॉर्मल लाइफ की तरफ शुरू हो जाए, और इस अब मुझे लगता है कि बीमार। जो भारतीय भारतीय जो लोग हैं, वो फाइटर्स हैं, वो इस तरह के सिचुएशंस के साथ इससे पहले भी लड़े हैं और जीते हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी वो जरूर ये लड़ाई जीतेंगे, एक साथ मिलके जीतेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हमें सबको एक साथ होना चाहिए। ह्यूमैनिटी के का मेन चीज़ है ह्यूमैनिटी, उसको लेते हुए हमें सबको फाइट करनी चाहिए। और यहाँ पर आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपके वहाँ पर किस तरह सिचुएशन है, क्या लॉकडाउन की क्या है सिचुएशन, और क्या चल रहा है वहाँ पर भी? देखिए, मैं तो नोएडा में हूँ और आपको दिखा जी। सकता हूँ। तो मैं, ये 26 फ्लोर है और ओके। के नज़ारे हैं, आपको मैं दिखा जी हाँ, सकता हूँ। जी हाँ, आई आप अगर विजिट। जी जी, नोएडा मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं सुनसान आया है, हूँ। सुनसान है, उतना लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और आपको मैं सेल्फी मोड में हूँ, आपको दिखाने के लिए मुझे एक्चुअली चेंज करना पड़ेगा नो कैमरा नो वापस। नो, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स हाँ, टोटली तो अभी मुझे फाइन। लग रहा है कि वो बैटिंग में स्टांस चेंज करके खेलना कितना मुश्किल है, या कैमरा चेंज करना इतना मुश्किल हो रहा है। लेग स्टंप से मिडिल स्टंप, मिडिल स्टंप से थोड़ा टेढ़ा होके, मतलब बॉलर्स जब चेंज होते हैं, हम लोग तो टीवी में कहते हैं कि बल्लेबाज आ रहे ठीक से खेल नहीं पाए, लेकिन उनको जब चेंज होता है कितना क्विक डिसीजंस लेना पड़ता है, अभी मेरे को समझ में आ रहा है कैमरा चेंज करते करते। यही तो लेकिन होती है बात कि हम जब खेल रहे होते हैं ना, तो जो टीवी के बाहर बहुत सारे कोचेस बैठे हुए होते हैं, तो वो जब दर्शक को भी मैच देख रहे होते हैं, तो वो कोचिंग भी कर रहे होते हैं ना, अबे यार इस तरह खेलना था, इसको यूं कर लेते। लेकिन जब वहां जाके खुद खेलो तो फिर पता चलता है कि सिचुएशन क्या है, कि दिमाग में कितनी सारी चीजें चल रही होती, क्राउड है, कमेंटेटर्स है। आपके साथ बात करते करते भी शोएब भाई का भी कॉल आ रहा था, शोएब अख्तर के, क्योंकि उन्होंने अच्छा। कहा कि वो उनको अगर मौका मिला तो वो जब अरबपति बन जाएंगे वो मुंबई आकर रहना चाहेंगे, तो ऐसा कुछ कहा। तो सुबह का टाइम था, मैंने वो खबर चेक करने के लिए उनको फोन किया था कि क्या आपने ऐसा एग्जैक्ट यही लाइंस कहे थे। तो शायद अब वो नींद से जागे हैं। चेंज हो गया। हाँ, नींद से जागे वो फोन बैक कर रहे थे, लेकिन मैं उठा नहीं पाए। सॉरी शोएब भाई, वीडियो में सॉरी कर रहा हूँ, और वीडियो के बाद आपको फोन बैक कर रहा हूँ। लेकिन दानिश, एक आपको मेरे तरफ जी से, जी। अगर मैं तो वैसे कोलकाता का हूँ, और अच्छा। आपको ये बता सकता हूँ कि आप कभी अगर आएंगे तो मुझे बताना जरूर, मैं कालीघाट मंदिर आपको लेके जाऊंगा। वह आपका जी हाँ, जो मैं है, आपसे वहाँ जाके कुछ डिस्कस। आप मांगते हो जरूर वो पूरा हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और मैं जब कलकत्ता आया था और जब वहाँ गया था, तो कालीघाट मंदिर पे गया था, माता जी के दर्शन लिए थे, और माता रानी के आशीर्वाद से ही परफॉर्मेंस भी हुआ हमारे जो है, अच्छी है वहाँ पर रहा, सीरीज अच्छी गई। तो ये कि ज़रूर कलकत्ता जाऊँगा, जब भी जाना हुआ तो कालीघाट मंदिर तो ज़रूर जाना है।
और ये है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर वहीं आके रहेंगे और वहीं आके वो करेंगे, चीज़ें करेंगे। बेहतरीन, ज़बरदस्त। दानिश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके जो घरवाले हैं, उनको भी मेरे तरफ से नमस्ते कहिए और बहुत थैंक यू। अच्छा लॉकडाउन के समय कोई रिस्क ना लीजिए, बाहर न मत जाइए। और मुझे लगता है कि जैसे कि मैं कह रहा था, इंडिया के बारे में तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये लड़ाई जो है, भारतीय जो लोग हैं, वो लड़ाई साथ लड़ के जीतेगा मैच। मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी भी जो है, ये लड़ाई जीतना ही है, सबको एक साथ मिलके जी हाँ, बिल्कुल, मिल के जीतना है और बिल्कुल यहाँ पर भी सब लोग यही है और यहाँ पर भी फाइटर्स हैं और वो हमें देखिए सब जगह सब चीज़ें सही होगी, सिचुएशन सही होगी, तो सारी चीज़ सही होती जाएगी क्योंकि हमें सबको देखना है, अराउंड द वर्ल्ड जिस तरह से चल रहा है, तो बस यही प्रार्थना है कि एवरीबॉडी शुड स्टे सेफ एंड स्टे होम और जितने प्रिकॉशंस है वो यूज़ करते रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, यू टेक केयर, थैंक यू। थैंक एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।